शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में शादी की धूम थी। घर को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सास ससुर नाते रिश्तेदार पड़ोसी सबका चेहरा खुशी से खिला हुआ था। नीलम एक छोटे शहर से पढ़ी लिखी और शालीन लड़की थी। वह समझदार, सहनशील और संस्कारी थी। उसकी शादी राजीव से हुई थी। राजीव सीधा साधा, पढ़ा लिखा और अपनी माँ और बहन के दबाव में रहने वाला। उसकी एक बड़ी ननद थी जया, सास ससुर की लाडली और घमंडी स्वभाव की। सास सावित्री देवी पक्षपाती सास, बेटी की अंधभक्त थी। ससुर जी भी बेटी को सिर पर चढ़ाकर रखने वाले। ननद जया की शादी को 1 वर्ष बीत चुका था। विदाई के समय नीलम की माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, बेटी, तेरा घर अब तेरा मंदिर है। सबको अपना समझना और सहन करना। हर रिश्ता समय से बनता है, धैर्य रखना। नीलम ने चुपचाप सिर हिलाया और ससुराल आ गई। पहले दिन की शुरुआत। सास सावित्री देवी ने गहनों से लदी नीलम को देखा और बोली, गहने तो कोई खास नहीं पहने हैं, लेकिन घर की मान मर्यादा बनाए रखना। घर के बड़ों को कभी जवाब मत देना, सबको मान सम्मान देना। राजीव ने धीरे से नीलम से कहा, माँ थोड़ी सख्त है लेकिन मन की साफ है, बस उन्हें थोड़ा समय देना। नीलम मुस्कुरा दी। नीलम आज अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी। नीलम ने ससुराल को अपना घर मानकर पूरे मन से सबकी सेवा शुरू की। नीलम ने पहले ही दिन सबका दिल जीतने की कोशिश की। रसोई में सुबह सुबह उठकर चाय बनाना, पूजा की तैयारी करना, सास ससुर के पैर छूना, सब कुछ शांत भाव से किया। उसके स्वभाव में ही शांति और सहनशीलता झलकती थी। उसने अपने ससुराल को अपना घर मान लिया था और पूरे मन से ससुराल वालों की सेवा करती थी। सावित्री देवी थोड़ी हैरान थी। ठीक काम करती है, कम बोलती है, चलो अब देखेंगे कितने दिन निभाती है। नीलम को भरोसा था कि अपनी अच्छाई और सेवा भावना से उस सबका मन जीत लेगी। नीलम अब धीरे धीरे घर के हर काम में रम गई थी। उसने किचन को सुव्यवस्थित किया, बजट की फिजूल खर्ची रोकी और पूजा पाठ का नियमित क्रम शुरू किया। राजीव भी खुश था। नीलम, तुम्हारे आने से घर में शांति और व्यवस्था दोनों आ गई है। नीलम मुस्कुराकर कहती, घर तभी घर लगता है जब सब खुश हो। इसी तरह ससुराल में धीरे धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन ये सुखद और खुशी का माहौल ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन शाम को सावित्री देवी ने चहकते हुए कहा, कल जया आ रही है। मेरी बेटी, मेरा सूरज, सारा घर फिर से रोशन हो जाएगा। एक हलचल सी हो रही थी नीलम के मन में, ननद जया के आने की खबर पाकर। नीलम ने पूछा, माँ जी, जया दीदी कब तक रहेंगी? सावित्री ने गर्व से कहा, जितने दिन उसका मन करे, मायका है, कोई रोक टोक नहीं है। राजीव ने भी माँ के समर्थन में कहा, हाँ, जया दीदी जब आती हैं तो घर जैसे जीवंत हो जाता है। तुम दोनों की अच्छी बनेगी। नीलम बस हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन उसे अनजाना सा डर लग रहा था। अगले दिन सुबह दरवाजे पर गाड़ी रुकी। जया सज धज कर घर में दाखिल हुई। एक हाथ में हैंडबैग, दूसरे में मोबाइल, होठों पर घमंड भरी मुस्कान। जया का प्रवेश मायके में हो चुका था। सावित्री देवी दौड़ पड़ी, आ गई मेरी बेटी, कितनी दुबली हो गई है रे, देख क्या बना है मेरी बेटी। नीलम ने आदरपूर्वक पैर छूते हुए कहा, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? जया ने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सुना है घर संभाल रही हो। नीलम ने विनम्रता से कहा, हाँ दीदी, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक से हो। जया की आंखों में हल्का उपहास था। देखने में तो बहुत सीधी लगती हो, लेकिन मैं सब जानती हूँ भाभी, बहुओं की चालाकियाँ। नीलम कुछ ना बोली। अब नीलम को धीरे धीरे पता चलने वाला था कि ससुराल की असली परीक्षा अभी बाकी है, जिसमें घर की मीठी शांति धीरे धीरे तकरार और उपेक्षा में बदलने वाली थी, और नीलम की सहनशीलता की असली परीक्षा शुरू होनी है। जया के आते ही पूरे घर का माहौल बदल गया। जया मायके आते ही घर की महारानी बन गई। सावित्री देवी ने उसकी पसंद की चीज़ें बनवानी शुरू कर दी।
नाश्ते में आलू के पराठे, दोपहर को पालक मटर मटर पुलाव, लच्छा पराठा, खीर, शाम को उसका मनपसंद मिठाई। इस घर में जया का बहुत दबदबा था। जो वह कहती वही सही होता सबके लिए। नीलम ने मुस्कुराकर सब काम संभाला, लेकिन जया के तेवर अब दिखने लगे थे। जया चाय पीते हुए बोली, माँ, यहाँ की सफाई कुछ खास नहीं है। जब मैं होती हूँ तो सब चमकता था, अब देखो तो। सावित्री तुरंत बोली, तेरी जैसी सफाई किससे आती है बेटी? बहू भी सीख जाएगी धीरे धीरे। नीलम चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखें थोड़ी नम हो चुकी थी। दूसरे दिन दोपहर के खाने में नीलम ने भरवा पराठे बनाए। सबने खाया, लेकिन जया ने बस एक टुकड़ा चखा और तुरंत मुंह बनाया। ये क्या बनाया है भाभी? मसाला बहुत ज़्यादा है। माँ, आपको मेरी तबीयत का ख्याल नहीं है क्या? जया उसके बनाए खाने का अपमान करती है, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं कहता। सावित्री देवी नीलम पर भड़क पड़ी। बहू, तुझसे खाना ठीक से नहीं बनता? मेरी बेटी को एसिडिटी हो गई तो कौन संभालेगा? नीलम ने धीमे से स्वर में कहा, माँ जी, मैंने तो वही मसाले डाले जो रोज डालती हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखूंगी। जया मुस्कुराई। ध्यान रखना ही पड़ेगा भाभी, यहाँ चलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है। नीलम अगर कोई काम करती तो जया उसमें टांग जरूर अड़ाती। नीलम के हर काम में वह खोट निकालना शुरू कर देती। अगर नीलम कपड़े सुखाती, भाभी ये कपड़े इस तरह सूखने नहीं चाहिए, उल्टे कर दो वरना रंग उड़ जाएगा। ननद जया हर बात में टोकती, नीलम के काम में कमियां निकालती और बार बार ताने मारती। भाभी, तुम्हें घर चलाना आता ही नहीं। मेरी माँ ने तो घर को कितना सुंदर महल जैसा रखा था। वो बात बात में टोकती। कभी सब्जी में नमक कम बता देती तो कभी कपड़े गलत तरीके से सुखाने का ताना मारती। जया उसके हर काम में दखल जरूर देती थी। भाभी, ये ऐसे नहीं होता, वैसे होता है। बात बात पर टोकती रहती, जैसे वही नीलम की सास है। उसका एक ही काम होता, नीलम भाभी को सबकी नज़रों में नीचा दिखाना, और वो उसमें कामयाब भी हो जाती, क्योंकि घर में वह सबकी लाडली बेटी थी। माँ पापा सब उसकी सुनते थे। जो वो कहती वही होता था घर में। अगर पूजा करती, माँ देखो, पूजा में दीपक उल्टी दिशा में रखा है, भाभी को कुछ नहीं आता। सावित्री देवी सिर हिलाकर कहती, हाँ बेटी, तुझसे अच्छा कौन जानता है। बहू तो अभी नई है, सीख रही है, उसे भी जरा अच्छे नियम से पूजा पाठ की सिखा दे। आलोकनाथ जी भी बोले, जया तू बता दे बहू को कैसे करना है, तुझे बचपन से देख रहे हैं, तू तो हर काम में परफेक्ट है। रात को राजीव और नीलम अपने कमरे में बैठे थे। नीलम ने धीमे स्वर में कहा, राजीव, दीदी मुझसे नाराज हैं क्या? दीदी मेरी हर काम में कमी निकालती हैं, मुझे हर बात में टोकती हैं। अरे नहीं नीलम, वो मेरी बड़ी दीदी हैं, उन्हें कुछ मत कहना। वो बस थोड़ी तेज मिजाज है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। माँ भी उनकी बातें यूं ही मान लेती हैं, तुम इतना मत सोचो। नीलम चुप हो गई। उसने सोचा, अगर मैं कुछ कहूँगी तो ये सब मुझे ही गलत समझेंगे। नीलम दिल से टूटने लगी, पर घर को बचाने की कोशिश में लगी रही। अगले दिन सुबह सुबह जया ने नीलम को आवाज़ दी, भाभी, झाड़ू ठीक से नहीं लगाई गई है, ये कोना देखो, और हाँ, बाथरूम की सफाई भी कर लेना। नीलम ने धीरे से कहा, दीदी आप भी तो घर पर ही हैं, और आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ी काम में हाथ बटा लेते तो। जया भड़क गई, क्या अब मैं तेरी बराबरी करूं? मैं मेहमान हूं इस घर में। माँ देखो भाभी क्या कह रही हैं। सावित्री देवी तुरंत आई और बोली, बहू, मेरी बेटी को घर में हाथ बटाने के लिए कह रही है? अपने ससुराल से मायके वो काम करने के लिए नहीं आई है, उसे काम के लिए कहती है। शर्म नहीं आती? ये सब तेरे हिस्से का काम है, कर। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, जी माँ जी। जया घर पर रौब झाड़ती, भाभी से छोटे छोटे काम के लिए भी ऊंची आवाज़ में बात करती, रसोई में मीन मेख निकालती, नीलम के कपड़ों से लेकर उसकी रसोई तक में नुक्स निकालती थी। सास सुमित्रा जी हर बार कहती, नीलम बहू, जया तो हमारी आंखों का तारा है, तू ही थोड़ा झुक जाया कर। नीलम ने कई बार राजीव से बात करने की कोशिश की, पर राजीव हमेशा
कहता, दीदी हैं, जो कहती हैं सही तो कहती हैं, मान लिया करो ना। अब नीलम खुद को अकेला जैसा महसूस करने लगी थी। सबकी नज़र में जया दीदी ही सर्वगुण संपन्न थी और वह बस एक बहू, पराए घर से आई हुई, जिसकी कोई आवाज़ नहीं। इसीलिए नीलम को बहुत ही परायापन महसूस होने लगा था ससुराल में। सावित्री देवी हर बार जया बेटी का साथ देती। सावित्री देवी को अपनी बेटी की हर बात सच्ची लगती। वो नीलम से कहती, तुम्हें जया से सीखना चाहिए, उसने अपने ससुराल को कितनी खूबसूरती से संभाला है। बहू, मेरी बेटी जया घर संभालने में तुमसे 4 गुना अच्छी है। अपने ससुराल में वो सबको खुश रखती है। ससुर जी भी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाते, क्योंकि जया उनकी इकलौती लाडली बेटी थी। वो भला अपनी बेटी को किसी से कम क्यों आंकते। ससुर जी का कहना होता, बेटियां तो फूल होती हैं, उनको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। वे बात बात में नीलम बहू को सुना देते, जया बेटी मायके आई हैं, उसका पूरा ख्याल रखो। जया हमेशा नीलम को ताने मारती, माँ, भाई की शादी किससे कर दी, कहाँ से आई हो भाभी, ना ढंग से कोई काम आता है ना रहना। नीलम चुपचाप सब सहती रही। सास सुमित्रा भी अपनी बेटी का पक्ष लेती और बहू को ही नीचा दिखाती। राजीव माँ और बहन की हर बात मानता था। राजीव भी अपनी माँ की बातों में आकर नीलम का पक्ष नहीं लेता। नीलम को लगता कि वह ससुराल में अकेली है, कोई उसका साथ नहीं देता। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो अपने स्वभाव और काम में कोई कमी नहीं आने देती। ननद जया के मायके आने के बाद सास ससुर सब उसकी तरफ हो जाते। वो एकदम खुद को अकेला पाती थी। उसे लगता कि वह इस घर में पराई है, कोई उसे अपना समझता ही नहीं। नीलम चुपचाप सब सहती रहती। नीलम चुप रहती, लेकिन उसका दर्द केवल उसकी आंखों में झलकता रहता। उसने कभी विरोध नहीं किया। वो जानती थी कि एक दिन सब खुद ही देखेंगे सच क्या है। घर में दिन पर दिन जया का बोलबाला बढ़ता जा रहा था और नीलम की आवाज़ दबती जा रही थी। लेकिन जया को ये नहीं पता था कि समय सबको एक जैसा ही तोलता है। जया अब घर की हर चीज़ पर हक जताने लगी थी, चाहे वह उसकी साड़ियों और गहनों की अलमारी हो या रसोई घर की अलमारी। नीलम का अस्तित्व मानो धुंधला हो गया था। रोज सुबह से शाम तक नीलम काम में लगी रहती। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सास के पैर दबाना, सब कुछ। जया कहती, भाभी, घर का काम करना ही तो बहू की पहचान होती है, और हाँ, काम में मन नहीं लगे तो मायके चली जाया करो। नीलम मुस्कुराती, दीदी, मायके ऐसे ही थोड़ी उठकर जाता है, यहाँ से रिश्ता अब जीवन भर का जुड़ चुका है। जया आंखें तरेर कर बोलती है, बड़ी समझदार बनती हो भाभी, इतनी समझदारी जरा घर के काम धंधे में भी दिखाया करो। एक शाम नीलम पूजा करने घर के मंदिर बैठी थी। दीपक जल रहा था और वो ध्यान मग्न थी। तभी जया गुस्से से आई, भाभी, सारा दूध गिर गया, तुम करती क्या हो सारे दिन, तुम्हारा ध्यान नहीं रहता कहीं भी। सावित्री देवी भी पीछे से आ गई, बहू, जब जया घर में हो तब भी तेरी लापरवाही नहीं जाती, शर्म कर। नीलम ने शांति से कहा, माँ जी, गैस पर दूध उबलने के लिए मैंने नहीं रखा था, शायद दीदी ने। जया चिल्ला पड़ी, अब मुझ पर दोष डालोगी, मेरी गलती थी, तुम बहू हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है। आलोकनाथ जी ने गुस्से में कहा, बहुत बोलने लगी है बहू, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है, अपनी काम चोरी छिपाने के लिए जया को कटघरे में खड़ा कर रही है। एक छोटी सी बात पर उसका इतना बड़ा अपमान किया जा रहा था। अब नीलम की सहनशीलता की सीमाएं छूने लगती हैं, लेकिन वह फिर भी धैर्य नहीं खोती है। दूसरी ओर राजीव चुपचाप सब सुन रहा था। राजीव के मन में पहली बार ये भाव पैदा हुआ कि कहीं कुछ तो गलत हो रहा है। रात को कमरे में नीलम चुपचाप बैठी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। राजीव ने देखा, पास आया, क्या हुआ नीलम, आजकल तुम उदास लगती हो। नीलम ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई थी। राजीव ने पूछा, जया या माँ ने कुछ कहा क्या। नीलम ने सिर झुका लिया, मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहती राजीव, लेकिन बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे एक बार समझें। घर में मेरी कोई बात नहीं सुनी जाती, जो काम करूँ वो भी गलत, जो चुप रहूँ वो भी गलत। राजीव कुछ देर चुप रहा। पहली बार उसके चेहरे पर नीलम के लिए हमदर्दी के भाव आए।
कुछ दिन बाद नीलम को मायके की एक सहेली पूजा की शादी में जाना था। उसने पूछा, माँ जी, क्या मैं 2 दिन के लिए मायके जा सकती हूँ? सावित्री देवी ने ताना मारा, ससुराल आते ही मायके जाने की आदत पड़ गई, और यहाँ घर कौन संभालेगा? जया भी बोली, भाभी, नई बहू इतनी जल्दी मायके नहीं जाती है, लेकिन जब आपको मायके जाना ही है तो क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने यहाँ के काम से छुटकारा तो मिलेगा आपको। नीलम कुछ नहीं बोली। राजीव ने पहली बार विरोध किया। माँ, जाने दो नीलम को, सिर्फ 2 दिनों की बात है। वैसे भी कितने महीने हो गए हैं उसे अपने मायके गए हुए। उसे भी अपने माँ बाप की बहुत याद आती होगी, और उसकी सहेली की शादी भी है। प्लीज़ जाने दो ना उसे, उसका मन भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा वहाँ जाकर। सावित्री देवी चौंकी। बेटे, बहुत फिक्र हो रही है बीवी की, उसके इशारे पर ही बोल रहा है ना? राजीव बोला, नहीं माँ, बस मैं सही और गलत की बात कर रहा हूँ। नीलम की आंखें नम थी, लेकिन पहली बार उसे अच्छा महसूस हुआ कि राजीव जी उसे समझते हैं, उसकी फिक्र करते हैं। वो बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। मायके पहुंचते ही नीलम की माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, सब ठीक तो है बेटी? नीलम ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। आप लोगों की बहुत याद भी आती थी। इन 2 दिनों में नीलम ने सिर दर्द की गोली भी नहीं ली थी। आराम से भरपूर नींद पूरी की। किसी ने ताना नहीं मारा। जिस चैन और सुकून के लिए वह इतने दिनों से तरस रही थी, आज वह मायके में आकर मिला था। उसने एक गहरी सांस ली। कभी कभी अपनेपन की खामोशी भी सबसे बड़ी दवा होती है। सहेली पूजा की शादी में भी उसने बहुत ही आनंद उठाया। अब उसे वापस ससुराल लौटना था। वापस लौटते समय राजीव स्टेशन लेने आया। कार में बैठते हुए बोला, नीलम, तुम्हारे बिना घर बहुत सूना लग रहा था। शायद अब मैं तुम्हारी अहमियत समझने लगा हूँ। नीलम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पहली बार उसे लगा अब उसे भी समझने वाला कोई है उस घर में। अब राजीव के अंदर एक बदलाव हो रहा था, लेकिन सास ससुर और ननद जया का स्वभाव अभी भी उसके प्रति बहुत ही रूखा और तानों भरा होता। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ननद जया के ससुराल से फ़ोन आया, जया को ससुराल भेज दो, उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। जेठानी काजल कितने दिन तक घर संभालेगी? देवरानी जया को भी तो होना चाहिए सास और घर की देखभाल के लिए। सावित्री देवी को जैसे झटका लगा। अरे, अभी तो कुछ दिन और रुक जा बेटी, तेरे बिना घर सूना लगता है। जया मुस्कुराई, माँ, मुझे भी तो अपने ससुराल का घर संभालना है ना, और मम्मी जी बीमार भी तो हैं, जाना तो पड़ेगा ही। नीलम ने चुपचाप उसका सामान बांधने में मदद की। जया ने जाते जाते नीलम से कहा, भाभी, अब अच्छे से घर संभालना। जो तौर तरीके मैंने तुमको सिखाए हैं, इसी तरह से घर के काम करोगी तो गलती नहीं होगी। नीलम ने नम्रता से मुस्कुराकर कहा, जरूर दीदी, मैं आपकी सभी बातों को याद रखूंगी। जया की मुस्कान थोड़ी फीकी हो गई। शायद उसे पहली बार नीलम की मुस्कान में कोई गहराई नजर आई। जया जैसे ही अपने ससुराल पहुंची, उसकी सास रुक्मणी देवी दरवाजे पर खड़ी थी। सास रुक्मणी बहुत ही सख्त स्वभाव की तेज तर्रार महिला थी। वे बोली, आ गई बहू रानी, बस मायके ही तो अपना घर लगता है, ससुराल वालों को तो तुमने तो भुला ही दिया था। जेठानी काजल व्यंग करते हुए कहती है, हम सब ने तो इतने दिन मेहनत की, अब तुम्हारी बारी है देवरानी जी। पति विक्रम ने नजरें चुराते हुए कहा, काफी दिन आराम हो गया ना, अब थोड़े दिन हमारे लिए भी समय निकाल लो। जया ने झल्लाकर कहा, क्या मतलब? क्या मैं कोई छुट्टी मनाने गई थी? अपने माँ पापा से मिलने गई थी। वो मन ही मन कहती है जैसे मैं यहाँ की नौकरानी हूँ, मेरा ही सब इंतजार कर रहे हैं क्या? जया को गुस्सा आता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है कि मायके और ससुराल में फर्क क्या होता है। सास ताना मारते हुए बोली, अब की बार कितने दिन आराम कराई हो, सब बहुएं एक जैसे ही बहाना बनाती हैं। बहू का बस चले तो वो ससुराल आना ही ना चाहे, मायके में जाकर यहाँ के काम से छुटकारा जो मिल जाता है। जेठानी काजल ने कहा, मेरे चचेरे भाई की शादी पड़ी है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, इसलिए घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और हाँ, खाना बना देना, बर्तन भी खुद ही धोना पड़ेगा, क्योंकि काम वाली बाई छुट्टी पर है। जया हक्की बक्की रह गई।
सासू माँ तो बीमार कहीं से नहीं लग रही है, बहाने बनाकर मुझे बुलाया गया यहाँ। वो सोचने लगी, मायके में जहाँ हर बात पर फूल बिछते थे, यहाँ हर बात तानों से भरी थी। अगले दिन सुबह 5 बजे ही रुक्मणी देवी की आवाज़ गूंजी, जया बहू उठो, कितने देर तक सोती रहोगी, कितना काम है आज। जया ने थकान भरी आंखों से घड़ी देखी, सिर्फ 5 बज रहे थे। सास गरज पड़ी, ये तुम्हारा मायका नहीं है कि यहाँ पर 10 बजे तक सोकर उठो। उसे ससुर जी की चाय, जेठ जी का नाश्ता, पति का टिफिन सब कुछ बनाना है और आज रसोई की सफाई भी करनी थी। जया ने जैसे तैसे सारा काम निपटाया। शाम को सास बोली, आज के खाने में नमक ज़्यादा था, अगली बार ध्यान रखना। और ये क्या, कैसी रोटियां बनाई है, टेढ़ी मेढ़ी मोटी मोटी सी। पति विक्रम भी खा पीकर बिना कुछ बोले मोबाइल में लग गया। सास हर वक्त ताने मारती, बहू बनकर आई हो लेकिन घर चलाना आता है या बस सजने का शौक है। काजल कोई छूट नहीं देती है, काम में जरा भी चूक होती तो कहती, तुम मायके में रानी रही हो क्या, यहाँ सब बराबर है, बहू हो देवी नहीं। यहाँ ससुराल में सास और जेठानी का व्यवहार उसे बहुत ही चुभने लगा। सासू माँ और जेठानी की बात बात पर उसे टोकती कि तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, कितनी फीकी सब्जी बनाई है तुमने, तुम्हें तो घर को सजाने भी नहीं आता, शायद तुमने इतना बड़ा घर देखा ही नहीं होगा अपने मायके में। जेठानी काजल तो उसे अपनी बराबरी का भी नहीं समझती थी। सास भी हमेशा जेठानी काजल का पक्ष लेकर खड़ी रहती, क्योंकि वह अमीर घर से आई थी, इसलिए वह उसे छोटा और मिडिल क्लास का समझकर हमेशा ताने दिया करती थी। जया का ससुराल में बहुत ही अपमान होता, उसे बात बात पर ताने दिए जाते। जेठानी काजल एक शहरी तेज तर्रार महिला थी जो उसकी चालाकियों को तुरंत पहचान गई। जेठानी काजल तो अपने सहेलियों के सामने उसको छोटे घर का मिडिल क्लास का बताकर उसका अपमान करती। वह मायके की सारी बातें याद करने लगी, कैसे वह नीलम भाभी को बिना बात डांट देती थी, कैसे उसे कभी सम्मान नहीं दिया। अब वही बातें वो खुद झेल रही थी। कोई उसकी बात नहीं सुनता, हर जगह उसे कमतर समझा जाता। जया को जेठानी के ताने चुभते हैं, सास हर बात में नाक भौं चढ़ाती है, पति विक्रम व्यस्त रहता है और उसे कहता है हर बात की शिकायत मत करो, यहाँ सबको सामंजस्य बनाना पड़ता है। रात को सोते समय उसकी आंखों के आगे सारी पुरानी घटना लौट जाती थी जो उसने अपने मायके में भाभी के साथ किया था। उसने खुद से कहा, मैंने नीलम भाभी को कितना तंग किया, हर बात में टोका, उन्हें छोटा समझा, काम करवाया और अब वही मेरे साथ भी हो रहा है। उसे नीलम भाभी का शांत चेहरा याद आया, वो कितनी शांति से सब सहती थी, कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। जया को पहली बार समझ में आता है कि मायके में उसने नीलम के साथ क्या किया था। अब जब वही व्यवहार उसके साथ हो रहा है तो वो अंदर से टूटने लगी थी। अब जया को नीलम की बातें याद आने लगती है, वो हर पल अपने किए पर पछताने लगती है। जया को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन जया ने मायके में फ़ोन किया। माँ ने उत्साह से पूछा, कैसी है मेरी बेटी, सब ठीक? जया ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, माँ एक बात कहूँ, मैंने नीलम भाभी के साथ बहुत गलत किया ना। सावित्री देवी चौंकी, ये क्या कह रही है जया? जया की आवाज़ भर्रा गई, माँ जो कुछ मैंने उनके साथ किया वही सब आज मेरे साथ हो रहा है। मैं समझ नहीं सकी थी भाभी की चुप्पी का मतलब, वो तो मुझसे कहीं ज़्यादा सहनशील थी। सावित्री देवी भी चुप हो गई। पहली बार उन्हें भी लगा कि शायद उन्होंने भी बहू के साथ अन्याय किया। जया ने उसी दिन नीलम के नाम एक पत्र लिखा, भाभी शब्द कम है और अपराध बहुत बड़ा है। जो व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ किया वही आज मेरे साथ हो रहा है। अब समझ में आता है तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी महानता थी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। तुमने मेरे लिए सिर्फ भाभी नहीं, अब प्रेरणा बन गई हो। जया दीदी का लिखा पत्र पढ़कर नीलम की आंखों में आंसू आ गए, पर वह खुशी के आंसू थे। पहली बार किसी ने उसकी सहनशीलता को समझा था। नीलम ने पत्र पढ़ते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, शायद रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब अहंकार टूटता है।
उसने चिट्ठी सावधानी से तह करके अलमारी में रख दी। शाम को जब राजीव घर आया, नीलम ने चुपचाप पत्र उसे पकड़ा दिया। राजीव ने पढ़ते ही हैरानी से पूछा, ये दीदी ने लिखा है? नीलम ने सिर हिलाया। राजीव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शायद अब बदलाव का दौर शुरू हो गया है। जया के जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी थी। अब वो भाभी को समझने लगी थी और सावित्री देवी को भी पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने बेटी का पक्ष लेकर बहुत बड़ी गलती की। अब सासू माँ को अपनी बहू में बेटी नजर आने लगी थी। अब सास सावित्री देवी धीरे धीरे बदल जाती हैं और बेटी सा व्यवहार करने लगती हैं नीलम के साथ। सावित्री देवी भी जान गई थी कि जया ने क्या लिखा है। शाम को वो अकेले बैठी थी, जया के बचपन की तस्वीरें देख रही थी। फिर नीलम की याद आई, कितना सहा उस बेटी ने, फिर भी कभी एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने माँ बनकर नहीं, बस बेटी की वकील बनकर व्यवहार किया, लेकिन नीलम तो बहू नहीं, मेरी बेटी ही है। उनकी आंखें भर आई। पहली बार उन्हें सच्चा पछतावा हुआ। सावित्री देवी और आलोकनाथ जी को गहरी शर्मिंदगी हो रही थी। सावित्री देवी रोते हुए नीलम से कहती है, बेटी, हमने तुम्हें कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज तुमने हमें परिवार का असली अर्थ सिखा दिया। अगले दिन नीलम रोज की तरह चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। तभी सावित्री देवी आकर बोली, बेटी, आज चाय नाश्ता मैं बनाऊंगी, तू आराम कर ले। नीलम चौंकी। माँ जी, आपने कभी? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, आज से बहुत कुछ बदलेगा बेटी। अब तुझे वो मिलेगा जो तू बहुत पहले डिजर्व करती थी, सम्मान। नीलम की आंखें भर आई। उसने धीमे से कहा, माँ जी, आपके ये शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। सासू माँ के बदले व्यवहार को देखकर नीलम का मन बहुत खुश हो गया। अब घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। सावित्री देवी खुद सुबह सुबह बर्तन धोने में हाथ बटाने लगी। आलोकनाथ जी नीलम से कहते, बहू, आज मैं तुम सबको कुछ नया व्यंजन बनाकर खिलाता हूँ, तब बताना कैसा है। बहू, सबसे पहले तुम चखना और बताना कि कैसा बना है। नीलम मुस्कुराती और सचमुच ससुराल घर लगने लगता। 1 महीने बाद जया मायके आई। पश्चाताप और परिवर्तन के साथ इस बार वह लौटती है, लेकिन इस बार सिर झुकाकर। नीलम ने दरवाज़ा खोला। नीलम उसे देखकर मुस्कुराती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पहले जैसी अकड़ के साथ नहीं, बल्कि झुकी निगाहों और हाथ में मिठाई के डिब्बे के साथ आई। जया नीलम से कहती है, नीलम भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमको कितना सताया, तुम्हारी अच्छाई को कभी समझा ही नहीं। आज जो कुछ मैंने भोगा वही मैंने तुमको दिया था। नीलम उसे गले लगा लेती है। जया दीदी, आप मेरी बहन जैसी हो, जो हो गया उसे भूल जाइए। जया नीलम को गले लगाते हुए बोली, भाभी, अब तुमसे गले लगे बिना अंदर नहीं आऊँगी, मुझे माफ़ कर दो। नीलम ने उसे गले लगाते हुए कहा, दीदी, मैंने आपको अभी तक सिर्फ ननद के रूप में देखा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे अब समझ में आया कि एक बहू क्या क्या सहती है। आलोकनाथ जी सिर झुकाकर कहते हैं, बहू, तू इस घर की असली बेटी और बहू दोनों है। आज से हमारी आंखों का पर्दा हट गया है। सावित्री देवी ये दृश्य देखकर रो पड़ी। आज पहली बार लग रहा है मेरी बेटी और बहू दोनों ने मुझे सिखाया है कि माँ होना क्या होता है। कुछ दिनों बाद नीलम के मायके से उसका भाई और माँ आए। पहली बार सावित्री देवी ने अपनी बहू के मायके वालों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया। उन्होंने कहा, आपकी बेटी सिर्फ इस घर की बहू नहीं, हमारे दिल की रानी है। आपने उसे अच्छे संस्कार दिए जो हमने देर से पहचाने। नीलम की माँ रो पड़ी। आज पहली बार मैं आपके मुंह से अपनी बेटी के लिए ये शब्द सुन रही हूँ। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मेरी बेटी पर कि उसने आप सबका दिल जीत लिया। देर से ही सही। रिश्तों में सबसे ज़रूरी है समझदारी और सबसे बड़ी ताकत होती है माफ़ करना। जो बदलना जानते हैं वही सच्चे इंसान होते हैं। अब घर की हर सुबह शांति से भरपूर होती। न जया को नीचा दिखाने की ज़रूरत थी,
न नीलम को सहने की मजबूरी। सब ने मिलकर रिश्तों की नई बुनियाद रखी थी। सम्मान, स्वीकृति और सच्चे रिश्ते की बुनियाद। एक नई शुरुआत जब बहू घर की रोशनी बन गई, जिसमें नीलम की मेहनत और सच्चे स्वभाव से घर एक आदर्श परिवार बन जाता है और एक नई पीढ़ी के लिए मिसाल बन गया। अब हर सुबह नीलम की आवाज़ से नहीं, बल्कि पूरे परिवार की मुस्कुराहटों से दिन की शुरुआत होती थी। रसोई में नीलम सबके लिए नाश्ता बनाती, लेकिन अब जया सब्जी काटती और सास रोटियां बेलती थी। अब घर एक घरौंदा बन गया था, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं था, बस अपनेपन की गूंज थी। जब तक आप दूसरों के दर्द को नहीं महसूस करते, तब तक अपने व्यवहार की गहराई नहीं समझ सकते। अहंकार जब दर्पण में खुद को देखता है, तब पछतावे का जन्म होता है। एक दिन आलोकनाथ ने नीलम से कहा, बहू, मैंने सोचा है कि अब घर के सामने वाली जमीन पर एक छोटा सा स्कूल खोल दे। तुझे गरीब बच्चों को पढ़ाने का शौक है ना? नीलम हैरान रह गई। मैं और स्कूल? आलोकनाथ जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहू, तू ही तो इस घर की रोशनी है। अब तेरा उजाला बाहर भी फैलना चाहिए। राजीव ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हारा सपना अब हमारा सपना है। 2 महीने में ही एक छोटा सा ज्ञानदीप विद्यालय शुरू हुआ, जहाँ नीलम गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। बच्चे उसे नीलम दीदी कहकर पुकारते। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का जो कार्यभार नीलम ने संभाला था, उसके कारण पूरे शहर में उसे सम्मान की नज़रों से देखा जाने लगा, और साथ ही उसके साथ ससुर पति को भी, जिन्होंने अपनी बहू को इतने अच्छे कार्य के लिए प्रेरित किया और उसके साथ साथ खड़े रहे। जया भी स्कूल में सहायक बन गई और वहाँ बच्चों को चित्रकला और सामान्य ज्ञान सिखाने लगी। सावित्री देवी वहाँ बैठकर बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाने लगी थी। आलोकनाथ जी ने अपने रिटायरमेंट के रुपए से सभी गरीब बच्चों को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम भी करा दिया था, कि ये पढ़ाई के साथ साथ मुफ्त भोजन भी प्राप्त कर सके। पूरा परिवार अब समाज सेवा में लगा था और सबके चेहरे पर सच्चा सुकून और खुशी थी। पूरे शहर में आलोकनाथ त्रिपाठी के परिवार की प्रशंसा होने लगी। उनके परिवार को पूरे शहर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। इसमें नेक कार्य के लिए उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। जया के ससुराल वालों की दृष्टि में अब जया और उसके मायके वालों का पद ऊपर उठ चुका था। वह अब उन्हें अपनी बराबरी का समझने लगे थे और बहुत ही गर्व महसूस करते थे कि जया उनके घर की बहू है। अब जया का स्वागत फूलों और मुस्कुराहटों से किया जाता। जेठानी काजल ने उसे गले लगाकर कहा, जया, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने मायके की अकड़ में तुम्हें हमेशा नीचा दिखाती रही, लेकिन तुम अब मेरी छोटी बहन हो और अपनी इस बड़ी बहन को माफ़ नहीं करोगी? सासू माँ ने भी कहा, बेटी, अब यह घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने। जया ने प्यार से जेठानी और सासू माँ को गले से लगा लिया। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जया ससुराल में नई सोच के साथ व्यवहार करती, सबके साथ प्रेम से रहती। सासू माँ और जेठानी काजल भी उसका सम्मान करने लगती हैं। जया अक्सर अपनी भाभी नीलम से कहती, भाभी, अगर हर ससुराल को तुम्हारी तरह बहू मिले तो ससुराल सच में घर बन जाए। रात को सब छत पर बैठे थे, चाय के साथ हंसी मजाक चल रहा था। जया ने कहा, भाभी, तुम बहू नहीं, इस घर की असली माँ बन गई हो। सावित्री देवी ने तुरंत टोका, जया, नहीं, वो बहू नहीं, अब मेरी बेटी है, असली बेटी। आलोकनाथ जी ने सिर हिलाया, और वो बेटी जिसने हम सबको जीना सिखाया। नीलम की इज्जत अब घर में सबसे ऊपर थी। राजीव भी उसके साथ खड़ा होता है और कहता है, नीलम, आज मुझे समझ आया कि तुमने कभी भी शिकायत नहीं की, लेकिन तुमने सब सहा। राजीव ने नीलम का हाथ थाम कर कहा, तुमने हमें परिवार का असली मतलब समझाया है नीलम। तुम मेरी पत्नी नहीं, मेरी प्रेरणा हो। नीलम की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, प्यार और अपनेपन के थे। नीलम अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो एक पथ प्रदर्शक बन गई थी, एक प्रेरणा, एक संयम और ममता का प्रतीक। जिस घर ने कभी उसे अनदेखा किया था, आज वही घर
उसे देवी बनाकर पूजता था। जहाँ रिश्तों की दीवारें थी वहाँ अब प्यार की खिड़कियाँ खुल चुकी थी। रिश्ता जो अब रिश्ता नहीं अपनापन बन चुका था। हर बहू में बेटी ढूंढने की कोशिश कीजिए, वह भी आपको माँ बाप ही मानेगी। जिसने चुप रहकर सह लिया वो कमज़ोर नहीं, वो धैर्यवान और समझदार है। रिश्ते जन्म से नहीं बनते, उन्हें सच्चे व्यवहार से निभाया जाता है। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को छोटा ना समझें, क्योंकि वक्त सबको वही एहसास करवाता है जो उन्होंने दूसरों को दिया होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।